हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 में है ऊष्मा। तो चलिए शुरू करें। फ्रेंड्स ऊष्मा क्या होती है? आप सभी जानते हो कि ऊष्मा मतलब हीट मतलब गर्मी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ऊष्मा या टेम्परेचर तो दो प्रकार की होती है। एक तो मिनिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम मतलब जो चीज़ें ठंडी होती हैं उनको हम मिनिमम टेम्परेचर की मान सकते हैं, और जो चीज़ें बहुत गर्म होती हैं उनको मैक्सिमम टेम्परेचर की बोल सकते हैं। पर ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो ताप हो गया, पर ऊष्मा मतलब सिर्फ गर्मी से मतलब है ऊष्मा का। ठीक है। तो चलिए आज हम ऊष्मा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में हम घर के अंदर बिल्कुल ठंडी लगती है हमको, है ना। और अगर बाहर धूप में चले जाएं तो गर्मी लगने लगती है। और कभी कभी अगर गर्मी के मौसम में देखें तो हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है और बाहर भी गर्मी लगती है। तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? कैसे जान पाते हैं हम? तो फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कोई वस्तु मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है और उसको कैसे जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारा 4.1 है गर्म तथा ठंडा। ओके सॉरी। फ्रेंड्स हम डेली लाइफ में ऐसे कई वस्तुओं मतलब कई चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं जिसको छू के हमें लगता है कि ये चीज़ गर्म है। किसी चीज़ को छूते हैं तो ऐसे लगता है कि ये चीज़ ठंडी है। जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी? तो ऑफकोर्स छू कर। चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले ये मैं पढ़ के बताती हूँ। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। फ्रेंड्स इस प्रैक्टिकल को इसी को बात को प्रूव करने के लिए किया गया है कि हम जो अपने सेंस हैं, जैसे टचिंग सेंस है अपने, जिसे हम किसी चीज़ को छू के पता करते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है या ठंडी। तो हर चीज़ को हम छू कर नहीं जान सकते कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, या उसका टेम्परेचर हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर 3 बीकर लिया गया है। ठीक है। एक बीकर ए है जिसमें गर्म पानी रखा गया है, दूसरे बीकर बी में ठंडा पानी रखा गया है, और इन दोनों पानी को मिला के बीकर सी में रखा गया है। मतलब थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के बीकर सी में रखा गया है। तो जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है। और हम अपना एक हाथ ए में डालते हैं, ए बीकर में, दूसरा हाथ बी बीकर में डालते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथों को सी वाले बीकर के पानी में डालेंगे। तो हम पहले जो ए बीकर में हाथ डाला था जिसका पानी ठंडा था, और उस हाथ को अगर सी में डालते हैं तो वो हाथ हमें कैसा महसूस होगा? उस जो बर्तन जो बीकर लिए हैं उसमें का पानी हमें गर्म महसूस होगा। पर हम जिस बीकर बी में गर्म पानी लिए थे और जिस हाथ को उसमें डाले थे उस हाथ से सी बीकर में डालेंगे तो वो हमें ठंडा लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ए का टेम्परेचर कम था और नॉर्मल टेम्परेचर में हम उसको छुए तो वो चीज़ हमको गर्म लगेगी, और जबकि जो गर्म था उससे उस हाथ से छुए तो ये हमें ठंडी लगेगी। तो इस तरह से हम अपने जो स्पर्श इंद्रियां हैं उन पर विश्वास नहीं कर सकते। वो हमको परफेक्टली नहीं बता सकता कि कौन चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, क्योंकि हम इन्हीं हाथों से इन चीज़ों को छुए और फिर इसमें हाथ डाले तो ये दोनों हाथ का टेम्परेचर अलग अलग लगा ना हमको। तो इससे प्रूफ होता है कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को ज्ञात करने के लिए हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है। उष्णता की कोटि मतलब कि कौन चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, इसको ज्ञात करने के लिए। ओके। तो चलिए देखते हैं। अब हम अपनी इंद्रियों से तो नहीं जांच कर सकते कि कौन चीज़ कैसा है। तो उसके लिए अब क्या करें? तो उसके लिए है आपने नाम सुना होगा थर्मामीटर का या तापमापी का। ठीक है। तो देखते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। मतलब टेम्परेचर किसी भी वस्तु मतलब कोई भी चीज़ लिए, जैसे पानी लिए या चाय है या बर्फ़ है, तो उसकी उष्णता की वो चीज़ कितनी गर्म है, इसकी कोटि की माप मतलब उसकी मापन की इकाई है। ठीक है। टेम्परेचर किसको बोलेंगे कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसी की जानकारी को ही तो हम टेम्परेचर बोलते हैं ना।
जैसे बर्फ को छुएंगे तो वो हमको ठंडी लगेगी, तो हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है। किसी गर्म चाय में अगर उंगली डुबा देंगे तो वो हमको गर्म लगेगी, तो हम बोलेंगे कि चाय का टेम्परेचर हाई है या ज़्यादा है। ठीक है, तो यही होती है उष्णता की कोटि। अब हम उष्णता की कोटि जांच करने के लिए जिसे ताप मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तापमापी। मतलब तापमापी वह युक्ति है जिससे हम ताप मापते हैं। तापमापी मतलब थर्मामीटर। फ्रेंड्स, आपने देखा है थर्मामीटर? मैं दिखाती हूँ आपको। ये है एक थर्मामीटर, देख रहे हो आप? ये दिख रहा है? तो ये एक थर्मामीटर है और ये एक डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिसे हम घर में नॉर्मल जो अगर बुखार आ जाए किसी को तो जिसका मतलब टेम्परेचर नापने के लिए इसी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें आगे देख लेते हैं, उसके बाद इस थर्मामीटर को फिर से देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 4.2 तापमापन। फ्रेंड्स, इधर लिखा है जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। आप ये चित्र में भी देख सकते हो, किसका चित्र है ये डॉक्टरी थर्मामीटर का है। सभी के घर में होगा ये वाला थर्मामीटर, तो है ना, नॉर्मली सब इसी का यूज़ करते हैं। पर आजकल तो थर्मामीटर जो डिजिटल थर्मामीटर है वो आने लग गए हैं और इससे थोड़ा मतलब इसका रीडिंग लेना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो डिजिटल थर्मामीटर है उसे डायरेक्ट हमको रीडिंग वहाँ पर लिख के बता देता है। ठीक है, तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। आप देख रहे हो थर्मामीटर की ये बल्ब कहलाता है। ये इसका पाठ्यांक यहाँ पर इसका स्केल दिया हुआ है जिसमें हम रीडिंग ले सकते हैं। इसमें ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मानव के जो शरीर का तापमान है वो बताता है। ठीक है, नॉर्मल किसी इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तापमान सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा दर्शाते हैं। मैंने बताया कि इसमें किससे नापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा नापते हैं। इसमें हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के ताप की ही माप कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में ही होता है। इससे ना कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। अगर कम हो गया तो फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी, या फिर ज़्यादा हो गया तो भी, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता एक इंसान का टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ही ताप माप सकते हैं। ओके, यहाँ ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो 35 है, जहाँ पर एंड हुआ वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब थर्मामीटर से ताप मापना। फ्रेंड्स, हम थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे नापते हैं? मान लो किसी को बुखार है घर में, तो हम कैसे जानेंगे, कैसे उसका टेम्परेचर लेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जो थर्मामीटर है उसको किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से या पानी में डेटॉल वगैरह डाल के अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद फिर कस के पकड़ेंगे इसके एक सिरे को, बल्ब को नहीं पकड़ना है, इसके ये जो बल्ब है इसको नहीं पकड़ना है, इसके दूसरे सिरे को पकड़ेंगे कस के और इसको 2-3 बार झटका देंगे ताकि जो इसमें का पारा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए। ये देख रहे हो आप? इसमें अगर दिखे तो देख, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ से दिख रहा है। ये जो है 35 डिग्री। ठीक है, तो हम जब किसी का टेम्परेचर लेते हैं तो उसको यहीं पर होना चाहिए, जो पारा है उसको। ओके, फिर हम इसको अच्छे से झटक देते हैं। उसके बाद जिसका टेम्परेचर लेना है उसकी जीभ के नीचे या उसके बगल में 1 मिनट के लिए दबा दिया जाता है। फिर 1 मिनट के बाद हम देखते हैं कि जो पारा है वो कहाँ तक चढ़ा है। पारा कहाँ तक चढ़ा है उसको यहाँ पर जो पतली सी लाइन है जिसको केशिका बोलते हैं उसमें देख लिया जाता है कि पारा कहाँ तक चढ़ा है। ठीक है, और इसका रीडिंग ले लेते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर मापा जाता है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ते हैं। 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं।
तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ्रेंड्स इसमें क्लियर दिख तो नहीं रहा आपको, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बताने की। ये आप देख रहे हो, ये 35 से 36 डिग्री, इसको 1 डिग्री मानेंगे। और इसके जो बीच में है, ये जो बीच में इसके जो मार्क्स हैं वो 5 डिग्री का अंतर होता है, इस 5 पॉइंट का। एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब इसके ये जो दिख रहे हैं वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, और मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे रीडिंग लेना। तो फ्रेंड्स जब हम ये थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां भी यूज़ करनी जरूरी है, तभी हम सही रीडिंग ले पाएंगे और जो थर्मामीटर है वो भी सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सावधानियां हैं। उपयोग से पहले एंटीसेप्टिक से धोना। फ्रेंड्स अगर हम इसको किसी के लिए यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद और किसी से के यूज़ करने से पहले दोनों टाइम पे इसको एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोना चाहिए। ठीक है, उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो, मतलब जो हम रीडिंग लेंगे किसी का उससे पहले इसको झटक के ये जो 35 डिग्री दिख रहा है उससे नीचे ही होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए जो पारा है उसको। ठीक है, पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में हो, मतलब हम अगर किसी का टेम्परेचर लिए और उसको नापने के लिए इसको ऐसे खड़ी किसी दीवार के ऐसे सामने मतलब रख के, आँख के बिल्कुल सीध में रख के उसका रीडिंग लेना चाहिए। ठीक है, और इसे बल्ब से ना पकड़े, ये जो बल्ब है इस तरफ से बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये क्या है, ये सावधानियां हैं थर्मामीटर को यूज करने के लिए। और इसके साथ साथ और क्या सावधानियां हैं फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसको सिर्फ अपने बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए ही बनाया गया है। इसको किसी गर्म चीज को या और किसी चीज को इससे टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक अलग थर्मामीटर या तापमापी होता है जिसका यूज करते हैं किसी चीजों के मतलब टेम्परेचर को मापने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। 4.3 प्रयोगशाला तापमापी। फ्रेंड्स हमने डॉक्टरी तापमापी के बारे में जाना, अब हम प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानेंगे। मेरे पास वो तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको ये डायग्राम से ही समझाऊंगी। ओके, तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब जो इसका रीडिंग है यहाँ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री तक होता है। जैसे हमने डॉक्टरी थर्मामीटर में देखा 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था, तो यहाँ 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ये मतलब किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो प्रयोगशाला तापमापी है ये इसमें मेन चीज तो यही है, और अगर मेरे सामने होता तो मैं और अच्छे से समझा देती। इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है और इससे किसका यूज करते हैं, नाम से ही जाहिर है कि प्रयोगशाला में इसका यूज होता है ज्यादा। इसका बॉडी टेम्परेचर के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आगे बताऊंगी। ओके, इसमें भी एक बल्ब होता है और इस साइड से ये पकड़ने के लिए जगह होती है। ओके, और ये जो है इसका स्केल है, यहाँ पर इसका रीडिंग लिया जाता है। तो देख लिया आप प्रयोगशाला तापमापी। अब आगे देखते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आपने न्यूज वगैरह में देखा है कि मौसम की अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसे बताते हैं वो लोग, तो उसकी जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। उसका नाम ही है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब ये प्रयोगशाला तापमापी से किसी जल का ताप मापना। एक बीकर लेंगे, इसमें जल ले लेंगे और उसका टेम्परेचर नापेंगे। तो टेम्परेचर नापने के लिए क्या किया जाता है, इसको बिल्कुल सीधा उसमें डुबा दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका पारा जो है ऊपर चढ़ने लगता है तो रीडिंग ले ली जाती है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सावधानियां हैं जो अपनानी चाहिए।
तो क्या है सावधानियां देखते हैं। तो जो डॉक्टरी तापमापी मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर में जो सावधानियां हैं वो तो यूज करनी ही है। उसके साथ साथ दो और सावधानी है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा रखना चाहिए। ओह सॉरी, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे तिरछा नहीं रखना चाहिए। और जिस भी लिक्विड का या फिर जिस भी चीज़ का हमको टेम्परेचर मापना है उसको तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये चित्र में देखो, तो ये जो बीकर है तो बीकर की दीवार से इसका बल्ब को टच नहीं होना चाहिए, उससे दूर में ही रहना चाहिए। और इस थर्मामीटर को बिल्कुल सीधे रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जो रीडिंग लेंगे वो फिर गड़बड़ आएगा, है ना, रीडिंग सही नहीं आ पाएगी। ओके, तो ये जो सावधानियां हैं उसको अपनाना चाहिए। और टेम्परेचर को पढ़ने के लिए बिल्कुल जो रीडिंग पढ़ेंगे उसके लिए उसको आँख की सीध में होना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर नीचे रीडिंग आएगा, हमारा जो रीडिंग लेंगे वो गलत आएगा, ठीक है। अब इसमें है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग या किंक होता है जो पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। मतलब ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसी को किंक बोला जाता है। किंक या हिंदी में इसको विभंग बोलते हैं। ये एक छोटा सा स्पेस होता है इसमें, और ये सिर्फ डॉक्टरी थर्मामीटर में ही होता है। ये जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें नहीं होता, ये किंक जो है नहीं दिया गया होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता। और फ्रेंड्स, ये प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता जिसके कारण ही हम उससे अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं ले सकते। आपने देखा है कि हम अपने बॉडी में जब इस थर्मामीटर को रखते हैं उसके बाद हम उसको रीडिंग के लिए बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते ही उसका टेम्परेचर जो है गिरने लगता है। और अगर इस थर्मामीटर में किंक ना हो, इस थर्मामीटर में अगर किंक ना हो तो जो पारा है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो ये किंक ये काम करता है कि वो पारे को जल्दी से नीचे गिरने नहीं देता। कम से कम 1-2 मिनट के लिए हम उसका रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यही कारण है कि हम प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता, जिसके कारण उसका यूज बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि किंक का यूज क्या है, ठीक है। तो आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। फ्रेंड्स, आप लोग ये चित्र देख रहे हो, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ओके। इसमें पारा नहीं होता और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। इसमें कोई पारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऑन किया, ये जो बटन है इसको ऑन किया, जहाँ मुंह में या फिर बगल में दबाया, 1 मिनट बाद इसमें से आवाज़ सुनाई देती है, फिर उसको निकाल कर देख लिया जाता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। मेरे पास ये तो नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, आप इस डायग्राम से ही काम चलाइए। वैसे आपने देखा ही होगा। तो ये जो डिजिटल थर्मामीटर है इसमें पारे का यूज नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस थर्मामीटर में पारे का यूज होता है अगर वो टूट फूट जाए तो आप जानते हो कि पारा मतलब मरकरी कितना खतरनाक चीज है ना, उसको डिस्पोज करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर बहुत सुरक्षित है यूज करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, गमन करती है, ओके। तो इसके लिए पहले ये चित्र देख लेते हैं। ये एक लोहे की पट्टी देख रहे हो आप, इसको एक तरह से दबा दिया गया है, इसके बीच बीच में पिघली हुई मोमबत्ती लगा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये मोमबत्ती जला के इसको एक किनारे को गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाएंगे इसमें जो लगी मोमबत्ती है वो पिघलती जाएगी, जिससे हमको पता चलता है कि
ऊष्मा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पर हम ये गर्म कर रहे हैं इस लोहे की पट्टी को, तो यहाँ पर जैसे ही गर्म होते जाएगी तो पहले यहाँ पर की मोमबत्ती पिघल के गिरेगी, फिर ये वाली, फिर यहाँ पर, फिर ये लास्ट में इधर वाली। मतलब गर्म स्थान से ठंडी की ओर गमन हो रहा है ऊष्मा का, तो यही क्या कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 प्रक्रम। मतलब हम जानेंगे कि ऊष्मा स्थानांतरण किन किन 3 प्रोसेस के माध्यम से होती है। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। फ्रेंड्स, हमारा पहला है चालन। चालन क्या होता है ये देखेंगे। चालन मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह तक चलना। तो ये किस में होता है, ये ठोसों में होता है, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनमें होता है ये, या तांबा है। तो इसके लोहे के किसी एक सिरे को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका जो ठंडी सिरा है उस तरफ भी धीरे धीरे गर्म होता जाता है। तो जिसमें ऊष्मा किसी एक वस्तु के गर्म सिरे से, मतलब वो जो हमने ऊपर देखा, ये गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, यही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ओके, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो चीजें जल्दी से गर्म हो जाती हैं वो चालक कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जो अपने ऊपर से ऊष्मा को पार होने देती हैं वही चालक कहलाएंगी। जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, इन चीज़ों को गर्म करते हैं। एल्यूमिनियम के जैसे कुकर है या एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से गर्म हो और उसके अंदर जो हम भोजन पका रहे हैं वो जल्दी पके। ठीक है, या तो लकड़ी के बर्तन नहीं बना लेते अगर लकड़ी से ऊष्मा चालित होती तो, पर लकड़ी से बिल्कुल ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता। लोहे का भी यूज किसी चीज को गर्म करने के लिए किया जाता है, कॉपर का भी यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके उदाहरण क्या हैं, प्लास्टिक, लकड़ी। प्लास्टिक को अगर हम गर्म करेंगे तो वो गर्म नहीं होती, वो या तो पिघल जाएगी या जल जाएगी। लकड़ी को भी हम ऊष्मा देंगे तो वो भी क्या होगा, गर्म नहीं होगा, वो या तो जल जाएगा या फिर वो भी, मतलब ऊष्मा का चालन उससे नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे पुराने जमाने में जो घर बनाते थे उसमें छतों में लकड़ियां लगाते थे। तो किस लिए लगाते थे, ताकि सूर्य की जो गर्मी है वो अंदर ना आ सके, इसीलिए लकड़ी के छज्जे बनाते थे, छत बनाते थे, है ना, ताकि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है रूम का वो नॉर्मल रहे, ठंडी के दिनों में भी वो रूम जल्दी से ठंडा नहीं होता था, मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जल तथा वायु भी ऊष्मारोधी कहलाते हैं, मतलब ये भी ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। हमने जाना कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण का स्थानांतरण किस तरह से होता है, तो चालन के द्वारा होता है। अब हम जानेंगे कि जल में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। संवहन क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। एक प्रैक्टिकल है, ये एक बीकर है जिसमें पानी लिए हैं हमने और नीचे एक मतलब स्प्रिट लैंप जल रहा है। तो ये जैसे जैसे ये इसमें एक चीज डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पिंक कलर की आप देख रहे हो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मोमबत्ती के ऊपर में जो तली में जो पानी है वो गर्म होते जाएगा तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर उठते जाएगी, मतलब उस पिंक कलर देता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जैसे जैसे गर्म होती जाती है तली का पानी तो वो ऊपर उठते जाएगा गर्म होके, और ऊपर की जो गर्म ठंडी जल है
वो इसका स्थान घेरने के लिए नीचे आते जाएगी। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऊष्मा का संवहन कहलाता है। यही मतलब नीचे जो जल है वो गर्म होके ऊपर उठती जाती है और ऊपर की जो ठंडी जल है वो इसका स्थान घेरने के लिए नीचे आती है। ठीक है, और ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक पानी बिल्कुल गर्म ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, जल और वायु दोनों में ऊष्मा का संवहन या स्थानांतरण संवहन के द्वारा ही होता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल से देखते हैं। ये एक मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर हम अपना एक हाथ रखते हैं और इसके बगल में एक हाथ रखते हैं। तो हम जो ऊपर हाथ रखे हैं तो हमको ऊपर में गर्मी महसूस होगी, गरम गरम लगेगा, जबकि जो साइड में हाथ रखे हैं उसमें नहीं पता चलेगा, वो जैसा नॉर्मल टेम्परेचर है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा ही होता है। मतलब टेम्परेचर जो है वायु में भी संवहन के द्वारा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, समुद्र समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं और स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे स्थल समीर कहते हैं। तो इसको हम ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, पढ़ने से तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग बीच वगैरह में रहते हैं या उसके आसपास के घर या मकान बने होते हैं तो उन लोगों को एक ऐसा अनुभव होता है कि दिन के समय जो स्थल या धरती है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर आकर बहती है। ठीक है, और इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर जो गर्म वायु समुद्र की ओर बहती रहती है। ठीक है, और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो समुद्र की तरफ से जो वायु आ रही है तो इसको क्या कहेंगे, समुद्र समीर। आप देख रहे हो इस चित्र में कि ये दिन का समय है और यहाँ पर जो हवा जो चल रही है, ये जो मतलब जमीन है, ये स्थल कहलाता है। यही जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होकर इसमें की वायु जो है ऊपर उठने लगती है। ठीक है, और जो समुद्र की वायु है ये ठंडी होती है, तो ये इसका गर्म वायु का जगह घेरने के लिए जो समुद्र की वायु है वो इधर बहने लगती है, तो यही समुद्री समीर कहलाता है। ठीक है, अब रात के समय क्या होता है, तो रात के समय इसका ठीक उल्टा होता है। तो जो समुद्र समीर की ठंडी वायु का मतलब जो समुद्र किनारे जो लोग घर बनाए होते हैं तो ये जो ठंडी हवा है, समुद्र की जो ठंडी हवा है उसी का लाभ लेने के लिए जो बीच वगैरह में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने घर की खिड़कियों को समुद्र की तरफ बनाते हैं। ठीक है, और रात में ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। मतलब ये समुद्र का जल जो है वो गर्म हो चुका होता है दिन के टेम्परेचर में, है ना, और ये जो स्थल है वो ठंडी हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है वो उल्टा चलता है। कैसे चलता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, ये चित्र में आप देख रहे हो, स्थल की ओर से जो वायु है वो समुद्र की ओर बह रही है, तो यही क्या कहलाता है, यही थल समीर कहलाता है। ओके, तो समुद्र समझ में आया आपको। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि दिन के समय जो है स्थल गर्म हो जाता है और हवा जो है ऊपर उठने लगती है और समुद्र की जो ठंडी हवा है वो इधर बहने लगती है। आप देख रहे हो यहाँ पर पेड़ पौधे जो नारियल के पेड़ हैं वो इधर झुके हुए दिख रहे हैं, और नाइट में यही क्या होता है, अब जो स्थल है वो ठंडा हो चुका होता है जबकि समुद्र है गर्म हो चुका होता है, समुद्र का पानी। तो जो इधर की गर्म हवा है वो मतलब स्थल की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर चलने लगती है। तो आप पेड़ पौधों को देख रहे हो ये इस तरफ झुक गए हैं, तो यही क्या कहलाता है, समुद्र समीर और थल समीर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इधर ये देखेंगे कि सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है।
फ्रेंड्स जो सूर्य की रोशनी या उष्मा जो है, सूर्य की गर्मी है, वो हम तक कैसे पहुंचती है? तो वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आप लोग जानते हो कुछ दूर तक तो वायुमंडल है, पर उससे अगर आगे जाएंगे तो वहां निर्वात है, मतलब कोई माध्यम नहीं है। ओके, तो जो विकिरण है उसके हम तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो विकिरण मतलब ऊष्मा का, सूर्य की ऊष्मा का हम तक विकिरण के द्वारा ही पहुंचना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। ओके, सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट है 4.5, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। फ्रेंड्स आप जानते हो कि हम सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में सूती के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। और गर्मी में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना? क्यों देते हैं? क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो सूर्य की जो गर्मी है या रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना? तो हमारा शरीर जो है ठंडा बना रहता है। और सर्दियों में हम ज़्यादातर काले कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर्दी में हमको ठंडी लगती है, और ये जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो जो हमारे शरीर की ठंडी है, मतलब सूर्य की रोशनी है, उसको अवशोषित करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है ना? तो इसीलिए हम ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सूती के पतले कपड़े पहनते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। मतलब आप देखे हो स्टील के बर्तन, अगर उसमें खाना पकाओगे और एक ऐसा बर्तन लोगे जिसके नीचे साइड काले कलर की होगी या फिर डार्क कलर की होगी, तो कौन सा बर्तन जल्दी खाना पकाएगा? तो बेशक जो काले कलर के पुते हुए बर्तन है उस पे खाना जल्दी बनता है। आजकल कुकर भी एल्यूमिनियम के, एक तो बिल्कुल स्टील टाइप दिखते हैं वो, और दूसरा एक ब्लैक कलर में आता है कुकर वगैरह, तो वो तो ज़्यादा बेहतर जो ब्लैक कलर के होते हैं वो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो गाढ़े रंग हैं या फिर डार्क कलर हैं तो वो अपने ऊपर से मतलब ऊष्मा का अच्छा चालक होता है वो। ठीक है, वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं ऊष्मा को, मतलब गर्मी को। ठीक है, यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम अनुभव करते हैं। और यही प्रोसेस जो है कपड़ों के साथ भी है। जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो जल्दी रोशनी को, मतलब गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है। ठीक है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी या ट्रैप्ड होती है। तो जैसे मैंने बताया कि सर्दी के दिन में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो इसीलिए पहनते हैं ताकि जो ऊन है वो हमारे शरीर के अंदर की गर्मी है उसको बाहर ना निकलने दे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आती है क्वेश्चन की पारी, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना किसने, कब और कहाँ की, बताइए। तो आपको बताना है कि सेल्सियस स्केल की खोज किसने की, मतलब ये किसने उसका आविष्कार किया। ठीक है, ये बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा, क्या होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ग है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या घ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियोस को। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।